नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम सेकंड पेपर के अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है भोजन एवं भोज्य समूह। इससे पिछली क्लास में हमने भोजन के बारे में पढ़ा था कि भोजन क्या होता है। एक बार हम फिर से दोहराते हैं। भोजन वह तरल एवं ठोस पदार्थ है जो हम प्रतिदिन लेते हैं, जो हमारे शरीर में जाकर स्वास्थ्य वृद्धि करता है, शरीर की शारीरिक वृद्धि विकास में आवश्यक होता है, हमारे शरीर का पोषण करता है, शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन, नियमन और नियंत्रण में सहयोग देता है। तो भोजन हमारे शरीर का पोषण करने में एक सहयोग करता है और एक तरीके से यह देखा जाए तो भोजन जो है वो हमारे शरीर के संपूर्ण कार्यों को संचालन के लिए एक प्रेरक का कार्य भी करता है, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व जो रहते हैं वो पहुंचकर सभी कार्यों को संपन्न करने का कार्य करवाते हैं। जैसे कि हम भोजन अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी और एक समय ऐसा भी आएगा कि बिना भोजन की पूर्ति होने पर हमारे शरीर का जो संचालन है वो बिगड़ जाएगा, संपूर्ण क्रियाओं में असंतुलन आ जाएगा और लंबे समय से यही स्थिति बने रहने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि भोजन जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमें अगर जीवन बनाए रखना है तो प्रतिदिन भोजन लिया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि उन भोजन में उनके कार्य क्या हैं, उनको हम पोषक तत्वों के आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे आज कार्बोज, जिसे कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। इसको ऊर्जादायक तत्व कहा जाता है। ऊर्जादायक तत्व क्योंकि ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ऊर्जादायक तत्व क्योंकि ये हमारे शरीर को संपूर्ण कार्यों के संचालन के लिए, चाहे हम सो रहे हैं, जग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, संपूर्ण कार्यों के संचालन के लिए जितनी आवश्यक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह कार्बोज के माध्यम से ही पूरी होती है। कार्बोज युक्त जो तत्व हैं जिनसे हमें कार्बोज की प्राप्ति होती है तो वे सभी अनाज, रागी, जौ, मक्का, बाजरी, रागी और मिलेट वगैरह हैं। इनसे हमको कार्बोज की प्राप्ति होती है। दूसरा आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन जो तत्व है प्रोटीन, इसकी खोज अगर देखी जाए या इसका आविष्कार जिसने किया था, खोज इसकी की थी मुल्डर ने सन 1838 ईस्वी में। मुल्डर ने इसकी खोज की थी प्रोटीन की। प्रोटीन को निर्माणात्मक तत्व कहा जाता है। निर्माणात्मक तत्व कहने का कारण ये है, निर्माणात्मक बनाने वाला, यानी कि यह हमारे शरीर में विभिन्न कोशिकाओं के निर्माण, ऊतकों के निर्माण, इनमें सहयोग करता है। साथ ही हमारे शरीर में अगर कोई टूट फूट हो रही है कोशिकाओं में या चोट लगने पर कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उनकी टूट फूट की मरम्मत का कार्य भी प्रोटीन का होता है। इसलिए इसको निर्माणात्मक कार्य कहा गया है, तत्व कहा गया है, क्योंकि हमारे शरीर का जो शारीरिक वृद्धि और विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व रहता है वो प्रोटीन है। प्रोटीन की प्राप्ति हमें विभिन्न प्रकार की दालों से प्राप्त होती है, जैसे कि मूंग दाल है, चना दाल है, सोयाबीन है। सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में अगर देखा जाए सोयाबीन जो है वेजिटेरियन के लिए सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा राजमा, चना वगैरह आदि से भी प्रोटीन की प्राप्ति होती है। जो मांसाहारी हैं वो मांस, मीट, मछली आदि के माध्यम से प्रोटीन की प्राप्ति कर लेते हैं। तीसरा आ जाता है यहाँ पर जैसे कि वसा जो है इसको ऊर्जादायक तत्व कहा जाता है। ऊर्जादायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वसा का मुख्य कार्य यही है हमारे शरीर को ऊर्जा देना। उसके अलावा वसा जो है हमारे शरीर में वसीय तंतुओं के रूप में जाकर जमा हो जाती है, जो कि हमारे शरीर को उष्णता को बनाए रखती है, तापमान को बनाए रखती है, साथ ही हमारे शरीर को सुंदर स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी आवश्यक रहती हैं।
कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हमने वसा की पूर्ति नहीं हो पाई, जैसे कि व्रत उपवास वगैरह हैं, तो उस समय जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हमारे शरीर में जो जमा और संग्रहित वसा है वहीं से वो वसा निकलती है और हमारे शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करती है। यानी कि अगर हम भूखे हैं, लंबे समय से भोजन नहीं मिल रहा है, तो संग्रहित वसा जो है वो हमारे शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करेगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब कार्बोज और वसा की लंबे समय तक पूर्ति नहीं हो पाई या फिर हम उपवास व्रत आदि के कारण नहीं ले पाए, तो उस समय में जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में अपना जो मुख्य कार्य है निर्माण का वो छोड़ देता है और ऊर्जा देने का कार्य करता है। और यानी कि उपवास व्रत आदि की स्थिति में हमारी जो ऊर्जा की मांग है वो प्रोटीन के माध्यम से ही पूरी हो पाती है। उसके बाद आ जाता है जैसे कि विटामिन। विटामिन जो है इनको अगर देखा जाए तो इनकी बहुत कम मात्रा हमारे शरीर में आवश्यक होती है, लेकिन जो इनकी सबसे सूक्ष्म या कम मात्रा है वो भी हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होती है, इसलिए इनका उपयोग किया जाना बहुत जरूरी है। अगर भोजन में विटामिन की कमी लंबे समय से चल रही है तो इनकी जो अति सूक्ष्म मात्रा जो चाहिए वो भी अगर नहीं मिल पाई तो ऐसी स्थिति में इनकी कमी से संबंधित रोग देखने को मिलते हैं। विटामिन को रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी पाई जाती है, ये रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो हमारे शरीर को प्रदान करते हैं। जैसे कि अगर हमारे शरीर में किसी रोग के वाहक रोगाणु, कीटाणु, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया या वायरस अगर पहुंच जाते हैं तो उस समय विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और उत्प्रेरक का कार्य करके उन रोगाणुओं जीवाणुओं को नष्ट करके हमारे शरीर से बाहर कर देते हैं या फिर उनकी पूरी तरीके से भक्षण कर देते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो विटामिन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। पांचवा आ जाता है खनिज लवण। खनिज लवण को निर्माणात्मक और नियामक दोनों कहा गया है। निर्माणात्मक तत्व कहने का कारण ये है क्योंकि इसमें खनिज लवण में कुछ खनिज लवण ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में निर्माण का कार्य करते हैं, जैसे कि हड्डियों के निर्माण में और दांतों के निर्माण वगैरह में। जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये जो तत्व रहते हैं कैल्शियम और फास्फोरस, ये हमारे अस्थियों और दांतों के निर्माण में अति आवश्यक होते हैं, इसलिए इन तत्वों को निर्माणात्मक तत्व कहा गया है। दूसरा, हमारे शरीर में भोजन का पाचन, अवशोषण, शरीर में श्वसन, उत्सर्जन, अन्य जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के नियमन के लिए और विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए भी जो खनिज हैं वो पूरी तरीके से अपना सहयोग प्रदान करते हैं, इसलिए इनको नियामक भी कहा गया है। फिर आ जाता है अगला जो है जल। जल हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए घोलक का कार्य करता है, क्योंकि जल ही एक ऐसा तत्व है हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न पोषक तत्वों को अपने में घोल लेता है और शरीर के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न अंगों में, ऊतकों में और कोशिकाओं तक पहुंचा के उनका पोषण का कार्य करता है। अगर जल हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो उस समय हमारे शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, व्यक्ति बेचैन हो जाता है और अगर लंबे समय तक अगर ये स्थिति बनी रहे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। हमारे शरीर का लगभग 66 से 70% जो भाग है वो जल का ही है, यानी कि हमारे शरीर में लगभग जो देखा जा सके तो जल का ही अंश पाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं कि भोजन के जो कार्य हैं, अभी हमने जो कार्य पढ़े थे वो तत्वों के आधार पे, यानी कि जो हम भोजन लेते हैं उनमें ये पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भोजन के अपने कार्य, यानी कि ये पोषक तत्व किन रूपों में हमारे शरीर में जाकर कार्य करते हैं। सबसे पहला जो कार्य है वो है शारीरिक कार्य।
भोजन के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है शारीरिक कार्य, दूसरा आ जाएगा अगर देखा जाए तो सामाजिक कार्य, और तीसरा आ जाएगा मनोवैज्ञानिक। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य को यानी कि हम जो भोजन ले रहे हैं वो हमारे शरीर में जाके वृद्धि, विकास, हमारे शरीर के विभिन्न टूट फूट की मरम्मत, रोगों से लड़ने की क्षमता, हमारे शरीर का बढ़वार आदि कार्यों में अपना योगदान देता है। उसी के आधार पर शारीरिक कार्यों को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आ जाता है वृद्धि और विकास, यानी कि जो हम भोजन ले रहे हैं उस भोजन के अंदर प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज लवण, विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में वृद्धि का कार्य करते हैं। अब हमने देखा होगा कि गर्भावस्था में बच्चा जो माँ के शरीर में रहता है वो एक डिंब अवस्था में रहता है, लेकिन वो 9 माह के बाद में एक पूर्ण शिशु का रूप प्राप्त कर लेता है। तो उस समय उस बच्चे का विकास जो हुआ वो माँ के शरीर से पोषण के माध्यम से हुआ। उसके बाद जैसे ही बच्चा नए वातावरण में आता है, जन्म हो जाता है, वो धीरे धीरे वातावरण से एडजस्टमेंट कर लेता है, अपना पोषण स्वयं प्राप्त करने की कोशिश करता है और अपने शरीर में वृद्धि वगैरह देखने को मिलती है। जन्म के समय जिस बच्चे का वजन 2.25 से 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो तक था, वो युवा अवस्था में आते आते अगर उसका वजन देखा जाए तो 60 से 70 किलो के करीब देखने को मिलता है। और जो बच्चा जन्म के समय करीबन 25 से 35-40 सेंटीमीटर के करीब उसकी लंबाई जो रहा करती थी, उस बच्चे की लंबाई युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते अगर देखा जाए तो 5 से 6 फुट हो जाती है। यानी कि ये जो बढ़वार में वृद्धि हो रही है उस वृद्धि का कारण भी भोजन ही है, क्योंकि भोजन के माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। दूसरा आ जाता है ऊर्जा प्रदान करना। भोजन में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जैसे चलने, उठने, बैठने वगैरह आदि कार्यों के लिए जो हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो भोजन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। लेकिन जैसे कि अचेतावस्था है, यानी कि सोते समय भी हमारे शरीर में कुछ ऐसे कार्य होते रहते हैं जिनका संचालन हमारी इच्छा पे नहीं चलता है, यानी कि अनैच्छिक गतिविधियां होती हैं, जैसे कि श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, इन सभी क्रियाओं के संचालन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता रहती है और ये ऊर्जा जो है वो भोजन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तीसरा आ जाता है रोगों से लड़ने की क्षमता। रोगों से लड़ने की क्षमता का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जैसे कई बार कुछ रोग के वाहक वगैरह सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं और ऐसी स्थिति में उनको हमारे शरीर से निकालना बेहद जरूरी रहता है। तो जो हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं उसमें जो पोषक तत्व हैं वे उन सूक्ष्म जीवों से लड़ने की क्षमता, एंटीबायोटिक या एंटीबॉडीज़ का जो कार्य करते हैं हमारे शरीर में और उन रोग के वाहकों को नष्ट कर देते हैं या शरीर से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। चौथा आ जाता है क्रिया संचालन एवं नियंत्रण। क्रिया संचालन, नियंत्रण एवं नियमन का मतलब है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उनका सही प्रकार से संचालन, नियंत्रण होना, नियमन होना बेहद जरूरी रहता है, जिसमें हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कि खनिज लवण और विटामिन। वे उन क्रियाओं के नियमित रूप से होने, उनका सही प्रकार से चलने में अपना एक सहयोग प्रदान करते हैं ताकि वे क्रियाएं सुचारू रूप से होती है, जैसे कि श्वसन, उत्सर्जन, पाचन वगैरह, अवशोषण, इन सभी की क्रियाओं के संचालन के लिए बेहद जरूरी आवश्यक मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारे शरीर के अंदर सामाजिक कार्यों के रूप में। तो सामाजिक कार्य जैसे कि समाज से संबंधित जो कार्य होते हैं उनमें किस प्रकार भोजन सहयोग प्रदान करता है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि सामाजिक कार्य क्या है भोजन के। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।